नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 की खबर, 24 पर नजर, 24 का शोर और देश में दिखाई दे रहा है 24 का जोर। 24 के चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें भी 24 की झलक नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म ब्लू प्रिंट अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण किया। फ्रेंड्स, आज का भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी को और तेज कर दिया है। देश में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे को चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किए जाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को। अगर बात की जाए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 6 चुनाव रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर रैलियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बीजेपी तेलंगाना में 40 बड़ी चुनावी रैलियां करेगी ताकि तेलंगाना की सभी विधानसभा सीटों को कवर किया जा सके और इससे सीधे तेलंगाना जैसे बड़े राज्य को आम चुनाव के लिए भी साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। तेलंगाना में पीएम मोदी अपने विरोधियों पर जमकर बरसते नजर आएंगे। पीएम मोदी की रैलियों को लेकर बीजेपी ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तेलंगाना में बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस बार बीजेपी का कहना है कि इस बार तेलंगाना में वो चुनाव जीतकर सरकार बनाए। इस समय कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी पूरी तरह से मिजोरम में अपनी पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश में है। राहुल गांधी की नजर मिजोरम पर टिकी हुई है। राहुल गांधी मिजोरम में कांग्रेस का खूब प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं मिजोरम के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास एक कार्यक्रम है, एक रिकॉर्ड है। बाकी दोनों पार्टियां ZPM और MNF बीजेपी और RSS के राज्य में प्रवेश करने के लिए हथियार है। My main point here is to focus people's attention and not to distract people's attention. Okay? And the message I want to give the people of Mizoram is very clear. The Congress party has a program, has a record, number one. Number two, both the parties, no matter what they say, the ZPM and the MNF are instruments for the BJP and the RSS. तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्होंने राहुल गांधी पर सियासी प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी अडानी को लेकर एक भी तथ्य पेश नहीं कर पाए। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कई तथ्य आ चुके हैं। साथ में उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया। राहुल गांधी जी आज तक एक भी तथ्य पेश नहीं कर सके जो अडानी के लिए उन्होंने कुछ किया हो, जबकि इनके जीजा श्री रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ तो कई तथ्य पेश हो चुके हैं, कोर्टों में हैं। राहुल गांधी जी पहले अपना रिकॉर्ड साफ करें, फिर किसी और पर बोलें। पहले रॉबर्ट वाड्रा का बताएं ना, उनका क्या हुआ, उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं उनकी क्या कहानी है, पहले उसकी बात बताएं। और मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अगुवाई में घोषणा पत्र जारी किया गया। ये मैनिफेस्टो 106 पेज का बनाया गया है। कांग्रेस ने इसमें कई सारे वादे किए हैं।
कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि किसानों को गेहूं का 2600 प्रति क्विंटल और धान का 2500 प्रति क्विंटल मूल्य दिया जाएगा। सहकारी क्षेत्र के माध्यम से दूध खरीदने पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जाएगा। मछुआरे कृषकों को मदद से अधिकार देने का वादा किया गया है। सहकारी संस्थाओं में 50% महिलाओं को आरक्षण देने का वादा किया गया है। मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाने का भी वादा किया गया है। मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करने का भी वादा किया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों का बीमा करवाने का भी वादा किया गया है। कर्मचारियों की रुकी पदोन्नतियां शुरू की जाएंगी, ये वादा भी किया गया है। और साथ में जातीय जनगणना करवाए जाने का भी वादा किया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए किसानों के मुद्दे पर जोर दिया। हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र, और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिलें जिससे में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। हमारे किराने की दुकान गांव-गांव में भी चले। और किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान और कांग्रेस के वचन पत्र पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधते हुए कहा कि वचन पत्र झूठा पत्र है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को इतिहास याद दिलाया और कहा कि कांग्रेस ने पहले भी 900 से ज्यादा वादे किए। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा? समूहों का कर्जा कब माफ होगा? एक ने अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। कांग्रेस का घोषणा पत्र जिसका नाम दिया गया है वचन पत्र, उस पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र झूठ का पुलिंदा है। वो पहले भी किसानों, बेरोजगार युवाओं को लेकर वादा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। वचन पत्र को मध्य प्रदेश की जनता झूठा ही मानेगी। देख, कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। इससे पहले भी किसानों के बारे में, बेरोजगार युवाओं के बारे में कांग्रेस वायदा कर चुकी है और उस वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। इस बार जो उनका वचन पत्र है इसको भी सर्वत्र मध्य प्रदेश की जनता झूठ ही मानेगी और कांग्रेस के मायने झूठ की गारंटी। तो कांग्रेस को लेकर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के वचन पत्र को जनता झूठी मानेगी। पहले भी वादे किए गए थे लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद जो इस्तीफों की झड़ी लगी है उसे भुलाने के लिए ये वचन पत्र आया है। और प्रहलाद पटेल ने भी इसे झूठ का पुलिंदा बताया। तो थके हुए नेताओं में जो संघर्ष शुरू हुआ था, जो आग लगी थी, उसमें पानी डालने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। एक नकली हिंदू कमलनाथ जी ने कल एक बयान जारी किया था कि दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र के कपड़े फाड़ो। उस पर दिग्विजय सिंह जी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मन और मेहनत का तालमेल ना हो तो ईश्वर मदद नहीं करते। ये जो आग लगी थी कांग्रेस की सूची के बाद में, जो इस्तीफों की झड़ी लगी थी, उसे भुलाने के लिए वचन पत्र आया है। ये झूठ का पुलिंदा है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है, ये लालच की राजनीति है, परिवारवाद और तुष्टीकरण।
राजस्थान में उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीईसी की बैठक होनी 18 तारीख को। उम्मीद करते हैं कि उसमें नामों का स्पष्ट हो जाएगा। ये हाईकमान को तय करना है कि घोषणा कब करनी है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये आज मीटिंग है और उम्मीद करते हैं कल सीईसी होगी। हो सकता है उसके अंदर काफी नाम क्लियर हो जाए और उसके बाद में फिर डिक्लेयर होंगे। ये हाईकमान तय करता है कि डिक्लेयर हमें कब करना है। ये भी व्यवस्था का पार्ट होता है, प्रबंधन का पार्ट है। वो देखते हैं कि कब लिस्ट आती है। और आज स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग है, कल सुबह सीईसी की मीटिंग है। प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो पहली विवाद है सर, निर्दलीय विधायकों को टिकट देने को लेकर भी बातचीत है। देखिए ओपन माइंड है, विजिबिलिटी देखी जाएगी, उसके आधार पर ही सारे फैसले। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की बात कही और हाथ मजबूत होने की बात कही और साथ में उनके बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने निशाना साधा। उनका क्या कुछ कहना था, बोलिए। देखिए, किसी चुनाव के समर में देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के तथाकथित सबसे बड़े नेता, सो कॉल्ड, ही इज नॉट बट ही कैन बी कंसिडर्ड, उनका इस तरह का बयान देना ये स्वाभाविक सा स्टेटमेंट है। इसी तरह के स्टेटमेंट वो 2019 के चुनाव से पहले भी लोकसभा के चुनाव के पहले भी दे रहे थे। वो और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता सभी लोग मिलकर के दे रहे थे। इसी तरह के चुनाव 2014 के चुनाव से पहले भी इसी तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन धरातल की हकीकत शायद या तो खड़गे साहब को राजस्थान की बताई नहीं गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है। बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है और इसी में रोज रोज नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बदल रहे हैं। अब दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। राजस्थान कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ और करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे भवानी सिंह कालवी ने बीजेपी ज्वाइन की और उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के लिए काम करेंगे, बीजेपी को मजबूत करेंगे और राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। राजस्थान में बीजेपी के नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस से लोग परेशान हो चुके हैं, इसलिए राजस्थान में अब कांग्रेस की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है और राजस्थान में इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार राजस्थान का विकास कराएगी, क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान की जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव से पहले काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीधा जनसंवाद कर रहे हैं। अलग अलग जगह जहां भी वो जाते हैं तो लोगों से जरूर मिलते हैं ताकि लोगों की समस्याएं उनके सामने आए और उनका मौके पर ही निपटारा हो सके। फरीदाबाद में भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई थी। इस दौरान बहुत से लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, लेकिन साथ में एक वादा जो मुख्यमंत्री ने विशेष चर्चा के दौरान किया था उसको भी पूरा किया और एक जरूरतमंद को 1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। अच्छा, पहले परमिशन लेनी पड़ती है, क्यों सर? डीआरसीएस कॉम्पिटेंट है। अच्छा, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, नहीं डीआरसीएस को भी इसको सस्पेंड करो, डीआरसीएस को सस्पेंड करो। चलो जाओ, अरे चलो घर जाओ, घर जाओ। और ये अगले महीने के लिए इसको रखो और जो एफआईआर हुई है उस पर कार्रवाई करो। हरियाणा में भी 2024 पर फोकस करते हुए सभी नेता इस समय अपनी तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी बार बार जीतने का दावा करती है। रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने भी यही बात कही और अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की और इसी चर्चा में इसमें ये बात भी रही कि जन संवाद के जो कार्यक्रम है वो बहुत अच्छे से लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है लोगों ने और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने अपनी बातों को भी बताया है। तो पंचायतें और वहाँ के आसपास के लोग भी आकर के अपनी बातें उन्होंने रखी। सारी बातें हमने सरकार को भेज दी। सरकार बहुत गंभीरता से सारी की सारी बातों पर विचार कर रही है और
मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़े दिनों में लगने लगेगा कि जन संवाद कार्यक्रम का जो असर है वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाए। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। अरविंद शर्मा ने ब्राह्मण होने के नाते भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर तंज किया और बातों ही बातों में खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि हम छत्तीस बिरादरी के सेवक हैं, ब्राह्मण अपना हक लेना जानते हैं। जो आपने बताया भूपेंद्र हुड्डा जी ने ब्राह्मणों की बात है, देखो ऐसा है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। मैंने पहले भी कहा है कि ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। ब्राह्मणों ने हमेशा सबको साथ लेकर के चलने की बात की। ब्राह्मण अपने आप में मजबूत है। ब्राह्मणों को किसी की रहमो करम की जरूरत नहीं है। कोई को रहम करेगा जी आपको बनाएंगे। ब्राह्मण अपना हक लेना जानता है, नहीं समझे, और वो इसलिए हक लेना जानता है, वो छत्तीस बिरादरी को साथ लेता है, सबको साथ लेता है। सबको साथ लेकर के जो चलता है उसको उसका हक अपने आप मिल जाता है। अरविंद शर्मा ने एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्राह्मण तो अपना हक लेना जानता है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर डिप्टी सीएम वाले बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। अब चुनाव आ गया है तो हुड्डा साहब को ये लग रहा है, यार मैंने तो जाट समाज का लीडर बन गया हूँ, बाकी समाज मुझे वोट नहीं दे रहा है, तो अब फलाने समाज, ये समाज, वो समाज, XYZ ऐसे करके इनको वोट लेने के लिए, जब उनको डर लग रहा है ना हुड्डा साहब को कि वोट नहीं मिलेगा, तो आप खुद ही बताओ, खुद ही सोचो कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। भाई हुड्डा साहब को बताना चाहिए कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने क्या क्या काम किए। हुड्डा साहब को बताना चाहिए कि हरियाणा के लिए आपका विजन क्या है। आपके पुराने काम और आपके विजन ये देखकर जनता तय करेगी। लेकिन ये कर क्या रहे हैं कि भाई मैं सीएम बन जाऊंगा, इस समाज को डिप्टी सीएम बना दूंगा, इस समाज को, हरियाणा में 30-35 समाज है, कितने बनाओगे 30-35 समाज को? हरियाणा पर आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। नेता जो आम आदमी पार्टी की कोशिश है, फ्री के भी खूब दावे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा ने 2024 के इलेक्शन के लिए अभी से ही वादों का पिटारा खोल दिया और कह दिया कि 2024 में हरियाणा की जनता के लिए कई योजनाएं लेकर आएंगे। मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो हम फ्री दिला के रहेंगे। 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली हरियाणा के हर व्यक्ति का अधिकार है। 2024 के बाद मिला करेगी। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं 10 घंटे बिजली नहीं मिलेगी। उनके मंत्री कहते हैं कि उनके रणजी चौटाला जी के गांव में गया था मैं, चौटाला गांव में, वहां खुद 24 घंटे बिजली नहीं आती। कितना मर्जी जोर लगा लें कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, 2024 से 24 घंटे बिजली भी मिलेगी, फ्री बिजली भी मिलेगी हरियाणा में, फ्री चिकित्सा भी मिलेगी, फ्री स्कूल भी मिलेंगे। सारी सुविधाएं जो दिल्ली और पंजाब में देते हैं वो हरियाणा के लोगों को भी मिलेंगी। – 2024 के चुनाव को लेकर एसवाइएल का मुद्दा भी गरमाने वाला है और एसवाइएल के मुद्दे को लेकर लगातार बयानात सामने आ रहे हैं। अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री, उन्होंने भी एसवाइएल को लेकर एक बड़ा बयान दिया। क्या कुछ उनका कहना था वो? नहीं, डिबेट तो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो तुम्हारी बात सुन नहीं रहा कोई। आपसी डिबेट का समय तो बीत गया। इतने साल आपसी डिबेट करी, आप नहीं माने, तभी हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तभी हम राष्ट्रपति रेफरेंस के लिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तुम्हें ताजी तो झाड़ पिलाई है और अब तुम फिर ऐसी बातें कर रहे हो। तो पंजाब सरकार पर, भगवंत मान सरकार पर लगातार हरियाणा के नेता एसवाइएल को लेकर तंज कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई है उससे हरियाणा में एसवाइएल के हक को लेकर और ज्यादा पुरजोर तरीके से आवाज उठे। 2024 के चुनाव के लिए किसान नेताओं की भूमिका को लेकर भी चर्चा होने लगी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने किसान संगठन को मजबूत करने के लिए हरियाणा के अलग अलग जिलों में घूमना शुरू कर दिया है। करनाल, यमुनानगर के बाद राकेश टिकैत कुरुक्षेत्र पहुंचे और उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान आंदोलन तो खत्म करवा दिया लेकिन किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं किया। प्रमुख क्या है भाई? ट्रैक्टर है हमारा, हम तो अपने ट्रैक्टर के चलाने वालों को प्रमुख कहेंगे। ट्रैक्टर प्रमुख वही तो होता है जो अपने
खेत में ट्रैक्टर चलाता हो उस घर का प्रमुख है, उस ट्रैक्टर का प्रमुख वही है। हमने तो अपना नाम रखा उसका ट्रैक्टर पर। और उद्देश्य क्या बता भाई, क्यों बता उद्देश्य क्या है? जब जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे। ठीक है, उद्देश्य थोड़ा बताना चाहिए। तो जब भी फसल देश में आएगी और जब तक ये सरकारें रहेगी, ये फसलों को लूटने का काम करेगी। लेकिन इस सब के बीच राकेश टिकैत का एक बयान और उस बयान का इशारा बहुत कुछ बयान कर रहा है। देश में 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर, दिल्ली की सरहद पर जो किसानों का आंदोलन हुआ था, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अब एक बार फिर से 2024 से ठीक पहले किसान नेताओं की जुबान से आंदोलन के बारे में सुनने को मिल रहा है। राकेश टिकैत ने संकेत दिए हैं कि देश में एमएसपी गारंटी को लेकर, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर आंदोलन करने की जरूरत है और 2024 से पहले ये दिया गया बयान बहुत से लिहाज में महत्वपूर्ण। बात पूरी हुई, ठीक है। किसान आंदोलन 13 महीने चला, उसका एक समापन हुआ था। बात अभी ज्यादा सरकार ने नहीं मानी, दोबारा फिर ये आंदोलन शुरू होंगे। आज भी हरियाणा, पंजाब, जगह जगह आंदोलन चलते रहते हैं और पूरे देश में एमएसपी गारंटी कानून के लिए। अग्निवीर सैनिक की मौत पर शहीद का दर्जा न दिए जाने पर जो सवाल उठ रहे थे, उन पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है और मुझे लगता है कि देश को कांग्रेस के बड़े झूठ से सचेत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर अपनी ही राइफल से उनकी मृत्यु हुई और सभी को ये सब जानकारी है, लेकिन कांग्रेस को पता नहीं कि शहीद का दर्जा देने के लिए मापदंड तय किए गए कि फिर एक बार कांग्रेस गुमराह करती है और मुझे लगता है देश को बड़ा सचेत रहना चाहिए कांग्रेस के झूठ से। अग्निवीर अपनी ही राइफल से गलती से उसकी मृत्यु हुई, वो किसी आतंकवादी घटना में किसी और वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है हम सबको ये ज्ञात है ही है, शायद कांग्रेस वालों को ना हो, कि शहीद का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से चाहती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक सभी वर्ग के लोगों को ठीक से आरक्षण नहीं मिल पाएगा और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे, जातीय जनगणना शीघ्र होगी। लगातार विपक्ष की कई पार्टियों के नेता जातीय जनगणना के हक में बोल रहे हैं और अपनी सरकार आने पर यह कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। समाजवादी पार्टी तो हमेशा चाहती है कि जातीय गणना होना चाहिए और जब तक जातीय गणना नहीं होगी तब तक सभी वर्ग के लोगों को ठीक से आरक्षण नहीं मिल सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी जातीय गणना शीघ्र होगी। जैसे बिहार में जातीय गणना कराया है तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जातीय गणना। वहीं बिहार की जातीय सर्वे पर बीजेपी के सवाल उठाने पर बिहार के डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके बोलने से फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने तो पहले भी कहा था कि उनको इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं है, तो उन्हें पीएम मोदी से पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के लिए कहना चाहिए। बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह करके देश में ही जो है जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जातीय जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया, तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है। 2024 के चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत भी खूब गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी किसी न किसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। फिलहाल दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा छाया हुआ है। संजय सिंह की गिरफ्तारी होने के बाद दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी इसमें दोषी करार होती है तो यकीनन इसके जो भी संस्थापक हैं वो भी दोषी होंगे।
कहा गया है जांच एजेंसी को कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाए। अब ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो आप समझ लीजिए कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इस पूरे भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया शामिल हैं। तो इस बात की पुष्टि भी हो रही है कि आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो सब इस शराब नीति के घोटाले में शामिल हैं। गिरफ्तारी करना या नहीं करना वो जांच एजेंसी का काम है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल, और हम पहले दिन से कह रहे हैं शराब नीति के घोटाले के वो सूत्रधार हैं, अगर पार्टी इसमें दोषी करार होती है तो यकीनन फिर इसके फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।